हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर सेशन में आज अपन पढ़ेंगे कि क्या होता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, किस तरीके से हमारे जो कार्डियक साइकिल है वो रेगुलेट होती है, हार्ट बीट जो है वो रेगुलेट होती है एंड कुछ जो इसके डिसऑर्डर्स हैं हार्ट से रिलेटेड, वो सब यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड ऑल्सो ईसीजी। अगर ईसीजी की बात करें तो यहाँ पे आप ईसीजी का फुल फॉर्म देख सकते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें से सबसे पहले जो वेव आती है वो वेव आती है पी। ठीक है। देन दिस इज योर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज योर टी वेव। ठीक है। एंड फर्दर यही चीज रिपीट होती है आफ्टर 0.8 सेकेंड। तो ये जो वेव है ये 0.8 सेकेंड की वेव है। ठीक है, 0.8 सेकेंड की वेव है, क्योंकि आप कल अपन ने पढ़ा था कि जो हमारी कार्डियक साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड में पूरी हो जाती है। ठीक है। तो हमने कार्डियक साइकिल के क्या क्या पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, क्या पढ़ा था? जॉइंट डायस्टोल। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ जॉइंट डी। देन उसके बाद ये फर्स्ट हमने अज्यूम किया था कि हमारे सारे के सारे चैम्बर्स जो है वो रेस्टिंग फेज में है, इसलिए जॉइंट डायस्टोल। देन सेकंड फेज हमने पढ़ा था वो था एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल। ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड देन हमने पढ़ा था आपका क्या, योर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है। सो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एट्रियल डायस्टोल इधर बीच में आता है। एंड ये इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये ईसीजी वेव में नहीं दिखता है, क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो एट्रियल डायस्टोल को ओवरलैप कर लेता है। ठीक है। तो जो एट्रियल सिस्टोल है उसको रिप्रेजेंट करता है पी वेव। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और वेंट्रिकुलर डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है टी वेव। ठीक है। सो अगर अपन यहाँ इस पर्टिकुलर पूरे एक समझाने की मैं कोशिश करूँ कि ईसीजी यहाँ एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, तो ये बेसिकली ये ग्राफ है जो कि आप पेपर एक लंबे से पेपर में देखते हो। ठीक है, उसमें ग्राफ्स बने होते हैं और उसमें ही आपको ये वेव दिखती है। ये वेव आपने अगर तुमने ध्यान दिया होगा, जब आप कोई मूवीज़ वगैरह देख रहे हो या किसी के पेरेंट्स या खुद वो कभी उन्होंने ईसीजी कराया होगा, तो आप देखते हो कि एक मॉनिटर है। मॉनिटर में आपकी ईसीजी रिकॉर्ड होती है एंड देन वो एक स्लिप, बड़ी सी लंबी सी स्लिप निकाल के देखते देते हैं जिसके ऊपर ग्राफ होता है एंड ग्राफ के ऊपर कुछ इस तरीके की वेव्स बनी होती हैं। वही आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है। ठीक है। सो जो मशीन है उसको ही हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं एंड ये क्या ऑब्टेन करने के लिए यूज होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये जो बेसिकली आप वेव देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ग्राफ वर्ड से आप ये अज्यूम कर सकते हो कि ये पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जो स्लिप हमें मिलती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। बच्चों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो इस वेव को, पेपर को जो पेपर है उसको बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर को बोलते हैं जिसपे ये वेव्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि ये आपके पूरा का पूरा जो भी कार्डियक साइकिल, जैसे कि 0.8 सेकेंड में ये हमारे तीनों फेजेस को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पे ये वेव्स जो हैं, ये तीनों वेव आपके फेजेस को रिप्रेजेंट करती है। So to obtain a standard ECG, a patient is connected to the machine with three electrical leads, one on each wrist and one on the left ankle. तो कहाँ कहाँ लगती है? टोटल तीन आपके लगाई जाती हैं। पहली दो जो होंगी वो रिस्ट पे लगाई जाएंगी। ठीक है।
और जो लास्ट एक जो होगी वो हमारे लेफ्ट एंकल पे लगेगी टू ऑब्टेन अ नाइस ईसीजी और टू ऑब्टेन अ एक्यूरेट ईसीजी। ठीक है। नाउ फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लेड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन, और बहुत सारा मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आपको जानना है तो चेस्ट रीजन पे आपके ये लेड्स जो हैं वो लगाई जाती हैं। ठीक है। सो आगे चलते हैं। हेयर वी विल टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी। स्टैंडर्ड ईसीजी सिर्फ 3 लेग से आप निकाल सकते हो, 2 ऑन रिस्ट एंड 1 ऑन लेफ्ट एंगल। ठीक है। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर फ्रॉम पी टू टी, जैसा कि मैंने बताया, करस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। यहीं पे अगर मैं यहाँ पर ही अगर मैं सिस्टोल भी लिख दूं, एट्रियल सिस्टोल भी लिख दूं, तो ये भी वही सेम बात होगी। ठीक है। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है वहां पे। ठीक है। सो डिपोलराइजेशन होगा या फिर एट्रियल सिस्टोल होगा तो वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? पी वेव रिप्रेजेंट करेगा। सेम गोज विथ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। The contraction starts shortly after the Q and marks the beginning of the systole. ठीक है। The T wave represent the return of the ventricle from the excited normal state, that is the repolarization. ठीक है। सो डिपोलराइजेशन, कंडक्शन हुआ नर्व्स का, सॉरी कंडक्शन हुआ आपका इम्पल्स का, एंड रिपोलराइजेशन में क्या होगा? वापस से नॉर्मल स्टेट पे आ गया। ठीक है। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। ठीक है। ऑब्वियसली अब हम जब ईसीजी काउंट करते हैं तो वो उसमें हम बेसिकली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट करते हैं। ठीक है। दैट अकर्स इन अ गिवन टाइम पीरियड। वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय काउंटिंग दिस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसका हार्ट रेट कितनी है। ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम में। Since ECG obtained from a different individual have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicate possible abnormality or disease, hence it is of great clinical significance. नॉर्मली ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी कुछ इसी तरीके से दिखती है, नॉर्मल पेशेंट्स में सब में इसी तरीके से आएगी। अगर जरा सी भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो हमें इन वेव्स में थोड़ा सा शेप में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूं तो ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ठीक है। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मल्टीपल लेड्स लगी हैं चेस्ट रीजन में, दो आपके रिस्ट में लगी है, दोनों एंकल में लगी है। स्टैंडर्ड में क्या होता है? सिर्फ दो रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे। ठीक है। आई होप ईसीजी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने डबल सर्कुलेशन की तरफ। ठीक है। डबल सर्कुलेशन मतलब यहाँ पे हमारे ह्यूमन में दो सर्कुलेशन होता है। एक तो होगा हार्ट से, हार्ट और किसके बीच में? लंग के बीच में एक सर्कुलेशन होगा, और एक सर्कुलेशन होगा आपका हार्ट और बॉडी ऑर्गन, दैट इज सिस्टम के बीच में, सिस्टमिक सर्कुलेशन के बीच में। ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन के बीच में। सो ये दो सर्कुलेशन होते हैं हमारी बॉडी में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन। अगर आपने मेरी इनिशियल वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पे मैंने सिंगल, डबल और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के बारे में बता रखा है इजीली। अगर आप ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए, अदरवाइज डबल सर्कुलेशन तो अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ ही रहे। सो द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली
बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू अ ब्लड वेसल द आर्टरीज एंड द वेन्स। हमारे पास कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है? एक तो आर्टरीज, वेन्स और एक और यहाँ पे जोड़ देते हैं कैपिलरीज। ठीक है, आगे बताने में आसानी होगी। कैपिलरीज, सो बेसिकली हम एक मोटे मोटे तौर पर यहाँ डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे। सो सबसे पहला सर्कुलेशन हमारा है कि पल्मोनरी वाला, और सेकेंड वाला है आपका ये सिस्टमिक वाला। सो अगर आप यहाँ देखोगे, एक सर्कुलेशन ये है और एक सर्कुलेशन ये है। सिस्टम से, बॉडी पार्ट से, ठीक है, बॉडी पार्ट से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये सारे का सारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू होते हुए सबसे बड़ी वेन में जाएगा, वेना कावा में। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, कल ही मैंने इस बारे में बताया था। सुपीरियर वेना कावा जो है वो अपर बॉडी से आपका सारा ब्लड लेकर आती है हार्ट की तरफ, और इंफीरियर वेना कावा जो है वो इंफीरियर बॉडी से आपका सारा ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आती है हार्ट की तरफ। ठीक है, फिर अब क्या होगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा कहाँ पर? आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किधर? इस साइड में, कहाँ पे? लंग्स में, दिस इज लंग्स। ठीक है, ये क्या है? ये लंग है, लंग्स है। यहाँ पे ये फिल्टर होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका ये कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की हेल्प से आपके पूरे बॉडी पार्ट में ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सर्कुलेट होगा। सो यही आपका सिंपल सा क्या है? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इजी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारी तीनों ब्लड वेसल्स है, वेन, कैपिलरी और आर्टरी। सो अगर यहाँ देखो आप, अगर इनके ल्यूमेन पे ध्यान दो, वेन के ल्यूमेन पे और आर्टरी के ल्यूमेन पे बहुत अंतर है। आर्टरी की ल्यूमेन बहुत छोटी सी है, वहीं पे वेन की ल्यूमेन बहुत बड़ी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो आर्टरी की ल्यूमेन है इसलिए छोटी है क्योंकि जो स्मूथ मसल है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, सो इसकी जो थिकनेस है, आर्टरी की जो थिकनेस है ये बहुत ज्यादा है, वहीं पे अगर अपन बात करें वेन की थिकनेस की तो ये कम है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। और कैपिलरी तो सबसे छोटी ल्यूमेन होता ही है। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट थ्री लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर होती हैं, ये याद रखना है। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? स्क्वामस एंडोथेलियम। The tunica intima, a middle layer of smooth muscle and elastic fiber. The tunica media, an external layer of fibrous connective tissue with collagen fibers. The tunica externa. So सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका। ट्यूनिका इंटरना, नाम से ही पता चल रहा है, इंटरना। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें प्रेजेंट होगा स्क्वामस एंडोथीलियम। स्क्वामस एंडोथीलियम। ठीक है, फिर सेकेंड लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका। ट्यूनिका, ट्यूनिक का मतलब क्या होता है? ट्यूनिक का मतलब कवर, कोई ड्रेस को ऊपर से कवर करने वाला। ठीक है, सो ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया। मीडिया से पता चल रहा है, एम फॉर मीडिया, एम फॉर मिडल। तो ये आपके किससे बनी है? स्मूथ मसल से बनी है। स्मूथ मसल से बनी है। ठीक है, मसल से बनी है। एंड ऑल्सो आपके ये इलास्टिक, इलास्टिक, इलास्टिक फाइबर्स से बनी है। ठीक है, किससे? फाइबर्स से बनी है। ठीक, नाउ ट्यूनिका मीडिया के बाद आता है आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, एक्सटर्ना। सो ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या होगा? आपके कोलाजन फाइबर्स आएंगे एंड फाइबर कनेक्टिव टिश्यू आएगा। सो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू प्लस योर कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, सो ये तीनों लेयर आपको याद रखनी है। आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया जो है बहुत ज्यादा थिक होती है, इस वजह से उसका ल्यूमेन जो है छोटा होता है। एंड वेन में ट्यूनिका मीडिया
इतनी थिक नहीं होती एज कम्पेयर टू योर आर्टरी, इसलिए उसका ल्यूमेन जो है वो बड़ा होता है। ट्यूनिका मीडिया इज comparatively thin in veins. As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pump blood into the aorta. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on the lungs, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein in the left atrium, as I have explained earlier. The this pathway constitutes the pulmonary circulation. The oxygenated blood enters the aorta, is carried by a network of arteries, arterioles, and capillaries to the tissue, from where the deoxygenated blood is collected by a system of venues, veins, and vena cava emptied into the right atrium. This is the systemic circulation. अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं यहाँ पर अब डायग्राम के थ्रू समझो। क्या होता है? एओर्टा क्या लेकर आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। ठीक है, ये एओर्टा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी की। फिर ये एओर्टा छोटी-सी आर्टरी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, एओर्टा के कंपैरिजन में एक और छोटी-सी आर्टरी में कन्वर्ट होती है। फिर ये जो आर्टरी है और पतली आर्टरी में कन्वर्ट होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल्स। अब ये आर्टेरियोल्स क्या करेंगे? ये टिश्यू जब आ जाएगा वहाँ पर कैपिलरीज़ का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है? अब जैसे ही ये कैपिलरीज़ का फॉर्मेशन करेंगे और आपके ब्लड यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज करेगा आपके गैसियस मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को, फूड को, उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अगेन आपकी ये कैपिलरी रहेगा, लेकिन आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये कन्वर्ट होगा इस तरीके, ये अभी भी कैपिलरी है, ये कैपिलरीज़ की ब्रांचेज़ है, बट अब ये क्या कंडक्ट कर रहा है? ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ठीक है, ये कैपिलरी ही है। अब ये आगे किसमें कन्वर्ट होगी? छोटी सी वेन, जिसे हम क्या बोलेंगे? वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये उससे थोड़ी और बड़ी वेन में कन्वर्ट होगी, जिसे हम वेन्स कहेंगे। देन अगेन ये और बड़ी उसमें कन्वर्ट होगी, जिसे हम सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेन बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेना कावा। सो दिस इज योर वेना कावा। ये क्या है? वेना कावा। ठीक है, दिस इज योर वेन, वेन, दिस इज योर वेन्यूल्स, इसे क्या बोलेंगे? वेन्यूल्स। ठीक है, और यही अगर अपन सेम चीज आर्टरीज के लिए अप्लाई करें, सो ये क्या है? आपकी आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स। ठीक है, ये क्या है? ये उससे भी थिक जो है, ये क्या है? दिस इज योर आर्टरी, आर्टरीज, एंड दिस इज योर एओर्टा। ठीक है, एंड ये वाला जो पार्ट है ये कैपिलरीज का जंक्शन है। ठीक है, ये क्या है? ये कैपिलरीज का जंक्शन है। सो दीज आर कैपिलरी, और यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होगा, जो कि अपने यहाँ से तो आपके ऑक्सीजन, मिनरल, फूड लेगा, और यहाँ पर CO2, वेस्ट मटेरियल वगैरह सब आपका ब्लड में डालेगा। ठीक है, आई होप ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सो क्या लिखा है यहाँ पे? The systemic circulation provide nutrients, oxygen, and other essential substances to the tissues, and takes CO2 and other harmful substances away for elimination, as I have said. A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver, जिसे हम क्या बोलते हैं? hepatic portal system. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? hepatic portal system. ये बेसिकली क्या करता है? जो भी लिवर में जो भी आपका जो वेस्ट मटेरियल है, वो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू मेन वेन में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, उतना काम रहता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर से मेन वेन में ट्रांसफर करेगा। द हेपाटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। A unique vascular connective
एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इस हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जो आपका ब्लड है वो इंटेस्टाइन से पहले लिवर में जाएगा। वहां पर जो भी आपका मेटाबॉलिज्म होना है, जो भी लिवर को एसेंशियल है, वो वहां से वो ड्रॉ आउट करेगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वापस उसी वेन के थ्रू डाल के मेन आपके जो मेन वेन है वहां पर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। सो इस यही एक पार्ट है किसका, सर्कुलेशन का, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। तो ये याद रखना है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल, इसी तरीके से आपका एक कोरोनरी सिस्टम है जो कि हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन आर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। सो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड तो पंप करता ही है, बट है तो वो भी ऑर्गन, उसे भी फूड और ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है। इस वजह से उसके लिए अलग से एक, उसी के अंदर ही, हार्ट के अंदर ही एक कोरोनरी सिस्टम प्रेज़ेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन और फूड वगैरह को आपका ट्रांसफ़र करता है और वेस्ट मटेरियल वहाँ से हटाता है। ठीक है? सो 2 सिस्टम आपने याद करने हैं, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम एंड कोरोनरी सिस्टम। सो दिस इज़ योर डबल सर्कुलेशन। अब अगर अपन बात करें रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। सो रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज बेसिकली, जैसे कि इसको ऐसे समझो, हमारा हार्ट जो है उसके पास आपका अपने कार्डियक आउटपुट बढ़ाने और कम करने की क्षमता होती है। सो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये आपके हॉर्मोन्स की हेल्प से ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स की वजह से होती है। सो अगर अपन देखें, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड मसल, जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं, जिसकी वजह से ही हम इसे मायोजेनिक कहते हैं। सो नॉर्मली अगर अपन देखें, नॉर्मल हमारा जब दिल धड़कता है 72 बीट्स पर मिनट देता है, तो उस टाइम पे हमारा जो पेस मेकर है, साइनोएट्रियल नोड, वो काम कर रहा होता है। ठीक है, अच्छे मतलब एक नॉर्मल पेस पे काम कर रहा होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कि जल्दी हमें ज़्यादा कार्डियक आउटपुट दे, तो उस टाइम पर हमारे हॉर्मोन्स रोल में आते हैं। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लिंगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शंस थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हमारा जो हॉर्मोन्स है और जो एंडोक्राइन है, ये आपस में तो कोरिलेटेड है। हमें जब स्टिमुलस मिलेगा, तो वो जो स्टिमुलस है वो कौन कैरी करेगा, हमारे न्यूरल सिस्टम कैरी करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी वर्क करेगी। लाइक अगर हमें ज़्यादा कार्डियक आउटपुट की ज़रूरत है, तो वो हॉर्मोन्स के थ्रू हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है? सो ये सारी की सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड रहती हैं। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर, एक स्पेशल न्यूरल सेंटर कहाँ प्रेज़ेंट होता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा में। तो ये जो सर्कल कर रही हूँ इसको याद रखना, क्योंकि हो सकता है पूछ ले। ठीक है? सो ये कार्डियक फंक्शन कौन आपका किसके थ्रू कैरी हो सकता है? एएनएस, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एएनएस के अंदर ही सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जब अपन आगे न्यूरॉन वाला पार्ट जो है रिवाइज़ करेंगे, तब वहाँ पर ये चीज़ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। सो बेसिकली एएनएस का जो पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्व्स, ये क्या करते हैं, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल क्या करेगा, पैरा मीन्स उल्टा जाएगा। ठीक है, सो ये अनदर कंपोनेंट है एएनएस का। ये क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा हार्ट रेट को। ठीक है, एंड बीट को, एंड स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल देयर बाय, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक अपोजिट जाके कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करेगा। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, सो हमारे जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन है, ये भी आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नाउ आई होप ये पूरा रेगुलेशन समझ में आ गया होगा। सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली, कि मेडुला ऑब्लिंगाटा में आपके न्यूरल सेंटर प्रेज़ेंट होता है, यही आपके कंट्रोल करेगा हार्ट के रेगुलेशन को। ठीक है, एएनएस का स्पेशल पार्ट होते हैं 2, या
ऐसे बोल सकते हो। एएनएस के 2 पार्ट होते हैं, एक सिम्पैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज़ करता है, पैरासिम्पैथेटिक आपका नर्वस सिस्टम जो है वो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। ये क्या करेगा, ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करेगा। सिंपल, आगे चलते हैं। हमें करना है क्या, डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे इम्पोर्टेंट और आजकल के ज़माने में, आजकल के जनरेशन में सबसे कॉमनली पाए जाने वाली डिसऑर्डर है। सो अगर हम नॉर्मली ब्लड प्रेशर की बात करें तो जो भी ब्लड जब फ्लो होता है आर्टरी में, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो आर्टरी की वॉल्स पर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है? अब अगर हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 ऑफ एचजी होता है। सो अगर इससे ज़्यादा, इस वैल्यू से ज़्यादा ब्लड प्रेशर काफ़ी टाइम रिकॉर्ड करने पर आता है, तो हम उस पर्टिकुलर पेशेंट को बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है या ग्रसित है, ठीक है? सो हाइपरटेंशन इज़ द term for the blood pressure that is higher than the normal 120/80 of Hg। अगर मैं 120 की बात करूँ, ये जो अपर वैल्यू है ये बेसिकली सिस्टोलिक को रिप्रेजेंट करती है, और अगर मैं 80 की दैट इज लोअर वैल्यू की बात करूँ तो यह आपके डायस्टोलिक या फिर रेस्टिंग फेस को रिप्रेजेंट करती है। If repeated checks of the blood pressure of an individual, that is 140/90 or higher, it shows hypertension. High blood pressure leads to the heart disease and also affect the vital organs, ब्रेन एंड किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको कौन से ऑर्गन जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। सो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ब्रेन एंड किडनीज, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं सेकंड डिसऑर्डर पे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम सीएडी भी बोलते हैं, कैड। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की अगर बात करें तो ये ऑफन, इसको हम रिफर करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है? एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इसमें वेसल्स जो है वो जो आपकी ब्लड सप्लाई होता है ना, उसमें रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, ठीक है? ये बेसिकली जो आपके कोरोनरी आर्टरी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है? हार्ट का जो खुद का सर्कुलेशन होता है उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक? सो अगर इन्हीं कोरोनरी आर्टरी में अगर रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस होने लगे, सो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाती है। इसमें प्रॉपरली जो ब्लड है वो हार्ट को नहीं रिसीव हो पाता। सो ये बेसिकली क्या होगा, थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है? सो इसका मतलब ही ये है कि कैल्शियम, फैट्स और बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल्स का डिपोज़िशन हो जाना, ठीक है? कहाँ पे? आर्टरीज़ में। ठीक है? सो डिपॉजिट्स ऑफ द कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फाइब्रस टिश्यू व्हिच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी नैरोअर। जो हमारी आर्टरी थी ना, आर्टरी के जो ल्यूमेन था उसके अंदर कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। अब तुम खुद ही सोचो, हमारा ये जो ल्यूमेन है, अगर इसके अंदर हम बहुत सारे कैल्शियम, फैट और है ना कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कर दे, पहले से ही आर्टरी की ल्यूमेन छोटी होती है, अब इनके डिपोजिशन होने की वजह से ल्यूमेन जो है और छोटी हो गई, तो अब क्या होगा, ब्लड फ्लो होने में रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है? जिसकी वजह से आपके जो हार्ट मसल हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, एंड दिस पर्टिकुलर डिजीज इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। थर्ड जो हमारे इम्पोर्टेंट है डिसऑर्डर, दैट इज द एंजाइना। एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, ठीक है? इसके सिम्टम्स जो हैं वो आपको क्या दिखेंगे कि चेस्ट में पेन होने लगेगा, ठीक है? एक्यूट चेस्ट पेन होगा, ठीक है? एकदम से, व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है? सो एंजाइना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, कभी भी हो सकता है, एंड इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज, एल्डरली में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। सो बेसिकली एंजाइना में आपको देखने को मिलेगा एक्यूट चेस्ट पेन, और इसमें एक्यूट चेस्ट पेन के साथ-साथ बेसिकली ये तब देखने को मिलता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक? सो ये आपको याद रखना है। नाउ फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट, हार्ट फेलियर।
अगर मैं हार्ट फेलियर की बात करूँ, तो इस पर्टिकुलर स्टेट में हार्ट फेलियर में जो हार्ट होता है ना, वो इफ़ेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाता, ठीक है? सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेट हार्ट when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body, ठीक है? 3-4 चीज़ें यहाँ पर अपन देखेंगे। एक तो ये हार्ट फेलियर हो गया, दूसरा आपका आएगा यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट और तीसरा आएगा आपका हार्ट अटैक। ठीक है, तो हार्ट फेलियर में बेसिकली हमारे जो ब्लड है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता है हार्ट, और बॉडी की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। ये कभी-कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से होता है। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से होता है, क्यों? क्योंकि लंग्स का कंजेशन यहाँ पे मेन सिम्पटम्स देखा जाता है। लंग्स जो है वो प्रॉपर्ली जो रेस्पिरेशन है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो इफेक्टिवली पंप नहीं हो पाता, ठीक है? इज़ वन ऑफ द मेन सिम्पटम। इस पर्टिकुलर में क्या देखने को मिलता है, मेन सिम्पटम है ये कंजेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है? किसमें? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट जो है वो स्टॉप कर देता है बीट करना, धड़कना ही बंद कर देता है, पंप करना बंद कर देता है। और एक होता है हमारा हार्ट अटैक, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हार्ट अटैक में जो आपके हार्ट मसल्स हैं वो सडनली डैमेज हो जाते हैं, ठीक है? सडनली डैमेज हो जाते हैं बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, क्योंकि मसल्स, हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, इसकी वजह से वो सडनली डैमेज हो जाते हैं एंड हार्ट अटैक कॉज करते हैं। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जो है वो बीट करना ही बंद कर देता है, और हार्ट फेलियर में आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता ब्लड को, ठीक है? सो ये हो गई आपकी कौन सी 4 डिजीजेस, दैट इज योर हार्ट फेलियर, एंजाइना, योर हाई ब्लड प्रेशर एंड योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। सो हमने आज पूरी तरीके से सारा जो सर्कुलेटरी पार्ट है उसका रिवाइज कर लिया है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन और डायग्राम के थ्रू, और मैंने आपको एक एक करके सारी चीज़ें भी बताई हैं, कहाँ कौन सी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।